नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, आज के इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसी पर आधारित। पहला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से कुछ समय के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत दर से त्वरित होती है। फिर यह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत दर से मंदित होते हुए विरामावस्था में आ जाती है। यदि यात्रा का कुल समय 3 सेकंड है, तो कण द्वारा तय की गई कुल दूरी व कण द्वारा यात्रा के दौरान अर्जित किया गया अधिकतम वेग हमें बताना है। सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मंदन हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यात्रा का कुल समय 3 सेकंड, कुल दूरी हमें बतानी है और अर्जित किया गया कुल वेग। तो एक तो ऐसा हमें ज्ञात करना है और यात्रा के दौरान प्राप्त किया गया अधिकतम वेग हमें बताना है। फॉर्मूले हम जानते हैं, कुल दूरी का फॉर्मूला होता है ए बी टी स्क्वायर बटे 2a प्लस बी। तो यहां से ए बी और टी के मान यहां पर हम रखेंगे। ए का मान है 2, बी का मान 4 और टी का मान 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, ए का मान 2 और बी का मान 4। 2 से तो ये 2 कटेगा, ये 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 और 4 6, ये 2 और 3, 3 से ये 9 3 बार कटेगा तो 6 मीटर। तो यात्रा के दौरान कण द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 6 मीटर। v मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला होता है ए बी टी बटे ए प्लस बी। मान रख देते हैं, ए का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी का मान है 3। और ये हो जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू 3 बटे 2 प्लस 4 6, 3 से कटेगा 6 2 बार और 2 से 2 एक बार। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से यदि हमें ऐसी कंडीशन दी जाए जब कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक समान त्वरण से गति करे कुछ समय के लिए और फिर एक समान मंदन से अवमंदित होते हुए विरामावस्था में आ जाए, तो वहां पर हम तय की गई कुल दूरी और अधिकतम वेग के लिए ये फॉर्मूले काम में ले सकते हैं और आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें हमें कहा गया है, एक मोटरसाइकिल का इंजन इसमें अधिकतम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है, जबकि ब्रेक लगाने पर अधिकतम अवमंदन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर संभव है। वह न्यूनतम समय क्या होगा जिसमें मोटरसाइकिल 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। त्वरण का मान हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मंदन का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुल दूरी हमें इस बार दे दी गई है 1.5 किलोमीटर और इसे हम लिख सकते हैं 1500 मीटर। वह न्यूनतम समय क्या होगा जिसमें मोटरसाइकिल 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, समय हमसे पूछा है। तो यहाँ से कुल दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो कि होता है एस बराबर ए बी टी स्क्वायर बटे 2a प्लस बी। मान रख देंगे, ए बी और एस के मान हमें दिए हुए हैं। एस का मान यहाँ पर रखेंगे 1500 बराबर ए का मान 5 और बी का मान 10 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, ए का मान 5 और बी का मान 10। दो से ये 10 कटेगा 5 बार, 5 से 1500 300 बार कटेगा और 5 से ये 60 बार। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 60 बराबर टी स्क्वायर अपॉन 15। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 इंटू 60, तो टी स्क्वायर बराबर 15 छीकी 90, तो ये 900 बन जाएगा और यहाँ से टी का मान आएगा √900 और √900
का मान होता है 30 और ये आ जाएगा सेकंड। तो वो न्यूनतम समय जिसमें कार 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 30 सेकंड होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है एक पिंड एक समान त्वरण के साथ विराम से कुछ समय के लिए गति करता है। इसके पश्चात त्वरण के दोगुने मान से एक समान मंदन द्वारा गति करते हुए विराम में आ जाता है। यदि एक समान त्वरण की तब एक समान त्वरण की अवधि क्या होगी यदि गति का कुल समय 9 सेकंड हो। दूसरे वाले क्वेश्चन में अपन ने ये फॉर्मूला काम में लिया क्योंकि कंडीशन वही थी। पहले जो मोटरसाइकिल थी वो नियत त्वरण से त्वरित गति कर रही थी विरामावस्था से शुरू करके, और फिर नियत मंदन से अवमंदित होते हुए विरामावस्था में आ रही थी, और दूरी हमें दी हुई थी तो दूरी का फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक पिंड एकसमान त्वरण के साथ विराम से कुछ समय के लिए गति करता है। इसके पश्चात त्वरण के दोगुने मान से एकसमान मंदन द्वारा गति करते हुए विराम में आ जाता है। तब एकसमान त्वरण की अवधि क्या होगी यदि गति का कुल समय 9 सेकंड हो। हमें दिया हुआ है t बराबर 9 सेकंड। अब ये स्थिति क्या है उसे हम समझते हैं एक बार। कोई कण जो कि बिंदु A से गति प्रारंभ कर रहा है 0 वेग से, और बिंदु B पर पहुंचता है एक समान त्वरण से गति करते हुए, हम इसे A मान लेते हैं। यहां पर वो अधिकतम वेग प्राप्त करेगा और इसके बाद अवमंदित गति करते हुए पुनः विरामावस्था में आ जा रहा है। और प्रश्न में हमें कहा गया है एक समान मंदन जो है वो त्वरण के दोगुने मान के बराबर है। तो त्वरण अपन ने a माना है तो एक समान मंदन जो है वो 2a के बराबर हो जाएगा। ये समय t1 है एक समान त्वरित गति का, इसे हम t2 मान लेते हैं जैसा कि अपन ने माना था पहले जब हमने v मैक्सिमम और तय की गई कुल दूरी के फॉर्मूले को व्युत्पन्न किया था। कुल समय 9 सेकंड है और हमें पूछा गया है एक समान त्वरण की अवधि क्या होगी। एक समान त्वरण की अवधि जो कि यहाँ पर t1 माना है अपन ने, तो हमें t1 पता करना है यहाँ पर। t1 का फॉर्मूला अपन जानते हैं Vm/a होता है। t2 हमें पता है Vm/b। v मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है a/b/t/a+b। यहां से यदि हम Vm का मान निकाल ले तो त्वरण तो हमारे पास है और Vm का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो T1 जो कि एक समान त्वरित गति की अवधि है वो हमें मिल जाएगी। तो एक बार हम Vm निकाल लेते हैं यहाँ से। तो Vm बराबर a का मान तो a है ही, b जो है वो 2a के बराबर है, t 9 सेकंड के बराबर है, और ये a प्लस b का मान 2a। तो यहाँ से जो Vm होगा वो हमें मिल जाएगा a इंटू 2a इंटू 9/3a। एक ए से ये एक ए कटेगा, 3 से 9 3 बार, तो ये आ जाएगा 6a मीटर पर सेकंड। यहाँ से Vm का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो T1 हमें मिल जाएगा। Vm का मान रखेंगे 6a, नीचे a से a कटेगा और ये आ जाएगा 6 सेकंड। तो एक समान त्वरण की अवधि जिसके लिए कण त्वरित गति करता है वो होगा 6 सेकंड। यदि हमें इसमें एक समान मंदित की गति पूछता, एक समान मंदन कितने समय के लिए कण एक समान अवमंदित गति कर रहा है, तो उसे हम यहाँ पर T2 बराबर Vm/b वाले फॉर्मूले से निकाल सकते थे, जहां पर Vm का मान हम यहाँ से रख देंगे और 6a और b का मान 2a, तो ये आ जाएगा 3 सेकंड।
तो एक समान त्वरण की अवधि 6 सेकंड जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था, और एक समान अवमंदन की अवधि 3 सेकंड होगी। यदि हम 6 सेकंड और 3 सेकंड इनको देखें तो ये कुल यात्रा का समय है जो कि 9 सेकंड है, और 9 सेकंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो इस तरह से यदि इस प्रकार की कंडीशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम जो दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, वी मैक्सिमम का और तय की गई कुल दूरी एस का, उसका उपयोग करते हुए हम इन्हें हल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम जो गुरुत्व के अधीन गति है और मुक्त पतन जो गति है, वो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।